सुनो, इस चैप्टर का नाम, इस शीर्षक का नाम है जनतंत्र का जन्म। क्या है? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र, इस चैप्टर को या इस पद को, इस दोहा को, इस कविता को लिखा है सो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हुए और रामधारी सिंह दिनकर की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो इनकी दोहा को जब पढ़ोगे, इनके पद को जब पढ़ोगे तो ये व्यक्ति कोई भी है वह समझो जो जाग जाता है, जोश और खरोश उसमें भर जाती है। राष्ट्रीयता की भावना इनके दोहा में सो भरी रहती है। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत युवक को सो स्फूर्ति दे देता है और उन्हें यह भी सो अपने आप सामने बात निखरने लगती है कि वह अगर समाज का सदस्य है, इस देश का नागरिक है, तो नागरिक होने के लिए कुछ कर्तव्य करनी चाहिए। राष्ट्रकवि दिनकर, जिनका पूरा नाम था रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जन्म बिहार में हुआ है और बिहार में अभी तो वह बेगूसराय जिला है, लेकिन तत्कालीन मुंगेर जिला में, मुंगेर जिला के लिए एक जीके का क्वेश्चन आता था, ऐसा बिहार का कौन जिला है जो गंगा नदी के दोनों किनारे स्थित है? तो इस तरह में यह होता था मुंगेर, लेकिन अब बेगूसराय जिला हो गया है। अब ये 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ और इनकी निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। देखो, यह दिवाकर तो रामधारी सिंह दिनकर किसका प्रियवाची होता है? सूर्य का। और इनके पिता का नाम था रवि सिंह। रवि किसका प्रियवाची होता है? ये सूर्य का। तो सुनो, सूर्य के घर सूर्य का जन्म हुआ और ये सूर्य के घर सूर्य का जन्म होता है और सूर्य जो है सो अपनी प्रकाश से तम को, अंधकार को मिटा देता है। तो यह जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उसमें इनका दोहा बहुत ही रचनात्मक पथ दिया यहाँ के युवकों को। और समझो जो मन रूप प्राप्त करने में, सो मन के रूप प्राप्त करने में इनको सो बहुत अच्छी कामयाबी मिली। तो मन रूप देवी इनकी माँ का नाम था। तो मन रूप और रवि के घर में दिवाकर का जन्म होता है। तो वास्तव में यह सूर्य थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो पहले गांव में हुई, लेकिन 1928 ईस्वी में ये मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद 1932 ईस्वी में ये चले गए पढ़ने के लिए वहाँ, क्या नाम है ये तुमको, पटना। और पटना वह चला जाता है पटना। और पटना में क्या करता है? तो पटना में यह अपना पढ़ाई प्रारंभ करता है और पटना में जब प्रारंभ करता है तो बीए हिस्ट्री ऑनर्स ये किए, इतिहास के छात्र थे। बीए करने के बाद इनकी साहित्य की ललक एक सो अद्वितीय प्रकार की थी। अद्वितीय प्रकार की ललक होने के कारण तो ये इसके बाद क्या होता है, तो वहाँ उनकी पढ़ाई चलती रहती है। तुरंत बीए पास करने के बाद यह बरबीघा हाई स्कूल में हेडमास्टर हुए, फिर सब रजिस्ट्रार हुए और इसके बाद आपको साहित्य की एक से एक सीढ़ी चलती रही इनकी। और तब फिर सो सब रजिस्ट्रार भी हुए, ये क्या नाम है, उपकुलपति हुए। और यहाँ जब बिहार यूनिवर्सिटी हुआ तो वहाँ आपको सो यह हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए हुए। कतिपय पुस्तक इन्होंने लिखे, उसमें उर्वशी पुस्तक जो इनकी है दोहावली, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देख लो, साहित्य अकादमी पुरस्कार जब इनको पंडित नेहरू दे रहे थे तो उस समय में इनसे कहा जो यह इसमें जो ये जो पुरस्कार दिया जा रहा वह इसमें आधा मेरा है। आधा मेरा है इस माना क्या? इसका माना क्या हुआ? आधा मेरा है। जो मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आपको सो ये कर रहा हूं, मुझे मिलना चाहिए, समझे? मिलना चाहिए मुझे। तो ऐसी स्थिति में सो क्या होता है, कहा नहीं यह आधा नहीं पूरा आपका ही है। कौन कहा?
रामधारी सिंह दिनकर। कहने का मतलब आधा तो आप लेखक हैं और आधा आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए। और तुमको यह भी जानकारी होनी चाहिए, जो देश के जो प्रधानमंत्री थे, देश को, वह भी बहुत बड़े राइटर थे। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे महान पुस्तक को इन्होंने लिखे थे। कहा आपका ही है, तो उर्वशी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस तरह से यहाँ जो है सो आपको ये जनतंत्र का जन्म को जो इन्होंने लिखे हैं, तो अब चाहे इनका उर्वशी हो या रश्मि रथी, दर्जनों किताब इन्होंने लिखे। और बाद में राष्ट्रपति जो ये पुरस्कृत करता है, ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो कला के क्षेत्र में बहुत आगे रहता है, ऐसे व्यक्ति को साहित्य, कला और सब क्या नाम है, नाट्य, खेल, ये सब। आज के डेट में सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेत्री रेखा, ये सभी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत हुए हैं। तो उसमें इसको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। पंडित नेहरू इन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। कारण यह जो इसमें साहित्यिक गुण बहुत बड़ा था। बाद में ये जनसंपर्क दिल्ली में भी उच्च पद पर पदासीन हुए। तो इस तरह से साहित्य में हमेशा लगाव रहा। और जीवन के अंतिम दिन ये पटना में आए हुए थे। और रामनाथ गोयनका इनका मित्र था, उनके घर ये ठहरे थे। और रात में इनको दर्द उठा, हार्ट अटैक की बात आई। और 3 मिनट के अंदर यह लेकर के इनको हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल जब पहुंच गया तो इनको कोई बचा नहीं पाया। और 3 मिनट में ही यह दिवाकर जो थे, हमारे जो रवि थे, हमारे जो क्या नाम है, सबसे बड़ा सूरज थे, वह सदा सदा के लिए बुझ गया। तो इस तरह से जब देखोगे रामधारी सिंह दिनकर को, तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य आकाश के एक अद्वितीय नक्षत्र रहा है, जिसके दोहा में हमेशा जोश और स्फूर्ति भरी हुई रहती थी। राष्ट्रीयता के भावना से ओतप्रोत इनके प्रत्येक दोहा हुआ करते थे। यहाँ जनतंत्र का जन्म है। जनतंत्र का मतलब होता है गणतंत्र, प्रजातंत्र, या गणतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, सब, जिसका मतलब होता है सो प्रजा का शासन। प्रस्तुत दोहा में इन्होंने भारत में जो अंग्रेज की साम्राज्य रही है और बहुत बड़ी साम्राज्य रही है, हमेशा यह क्या नाम है, भारत का शोषण करता रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात को बताया है। और उन्होंने कहा है कि देखो ये जो है सो भारत के बच्चे अब जग चुके हैं, वह बहुत दिनों तक यह सुगबुगाया तक नहीं, और तुमने शोषण करता रहा। यह एक दुधमुही बच्चे की तरह आपके सारे कुछ को देखता रहा, आपके जुल्म को सहता रहा। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से इन पर शासन करते रहे, लेकिन अब वह जग चुका है, उन्हें बहुत कुछ मालूम हो चुका है। अब वह सत्ता पर पदासीन होने के लिए आ गया है। अब किसी एक आदमी के, ब्रिटिश राजा के माथे पर ये क्या नाम है, सम्राट का पद नहीं होगा, बल्कि अब भारत के उस समय 33 करोड़ जनता था। कहा 33 करोड़ जनता के माथे पर क्या बनेगी, अब सिंहासन के लिए सरताज सजेगा। और फिर उन्होंने कहा इस तरह की बात। देखो अब देखो तो जनतंत्र का जन्म क्या होता है, जनतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, हम क्या कहे, एक ही बात होती है। अब देखो यहाँ जो परिभूमिका को देखोगे, कह रहा है सदियों से ठंडी बुझी राख सुगुआ उठी। बहुत दिनों से भारत के जो संतान थे, भारत के जो लोग थे, वह यहाँ जो प्रशासन कर रहे थे, वह एकदम राख के ढेर की तरह पड़ा हुआ था। लेकिन उसमें सुगबुगाहट आ चुकी है, उसमें जान आ चुकी है। मिट्टी के सोने ताज पहनकर रिठलाती। और वह तुम में विवेक नहीं है, तुम तो मिट्टी हो, अंग्रेज शासक तुम मिट्टी हो। और तुम भारत जैसे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले विश्व में माथे के ऊपर में अपना ताज पहन करके शासन करता रहा है। दो राह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। अंग्रेज साम्राज्य, तुमको जानना चाहिए, जो भारत के बच्चे यह जान चुके हैं और उनको स्वतंत्रता का एहसास हो चुका है, अपने संसाधन और अपनी माँ को अब वह बंदनी नहीं रहने देगा। सुन लो, उनका रथ आ रहा है और तुमको धाराशायी करने के लिए उनकी घर घर की आवाज़ सुनो और तुरंत तुम अपना जो है सो सिंहासन खाली कर दो भारत के जनता के लिए, क्योंकि अब जनतंत्र का जन्म भारत में होने वाला है। जनता हा मिट्टी की अबोध मूर्तें
वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, सब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कहा भारत की जनता निरीह है, यह भारत की जनता मेहनती है, भारत की जनता अबोध है, और तुम और वह दिन रात जाड़ा हो या गर्मी या पाला सब में वह मेहनत करने वाला है। लेकिन जिस तरह से सांप अपने भोज्य पदार्थ को पकड़ करके अंग अंग चूस जाता है, उस तरह से तुम सर्प हो और उसको क्या नाम है चूस गया है, लेकिन वह कभी बोला नहीं है। किंतु अब चलने वाला वह बात नहीं है, वह उनके दर्द को अब समझो कितना उसको दर्द हुआ होगा जिसको कि तुमने सांप की तरह ये चूसा है। अब देखो, जनता हाँ लंबी लंबी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। और देखो, जब चाहे वह कोई भी जंतु हो, जब उनका जान जाने लगता है तो उसका जीभ निकलना शुरू होता है। और वास्तव में भारत की जनता निरीह है, भारत की जनता निर्दोष है, भारत की जनता दुख को सहने वाली है, उन्हें बहुत जड़े कष्ट सहने की क्षमता है, तो वह समझ चुका है और अब वह सहने वाला नहीं है। वो लंबी लंबी जीभ निकाल रही है वेदना से। अब तुम सो कम से कम तुम अगर थोड़ा भी तुम विवेक है तो तुम गद्दी खाली कर दो, भारत की जनता उसमें सो शासन पर सो आरूढ़ होंगे। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, प्रश्न गूढ़ जनता पर क्या कहती है। अब देखो, भारत की जनता जो है सो गरीब है, भारत के जनता कर्मठ है, वह हमेशा कर्म करने वाला है। ऐसे कर्मशील जनता के साथ इतना जो अन्याय किए हो उसको समझो और सीधे तुम यहाँ से निकल जाओ। मानो जनता की दो फूल, इससे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उधर सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूर मुही जिसे बहकाने के जंतर मंतर सीमित चार खिलौने में। देखो, जनता के भारतीय जनता को थोड़ा भी सुविधा दे देते हो तो वह उस तरह उसमें मशगूल हो जाता है जिस तरह से एक बच्चे को सो एक टॉफी देने से। भारत के एक एक बच्चा जो है सो गणितज्ञ है, और जिस तरह से एक बच्चा को टॉफी देने से उसमें मशगूल हो जाता है, उस तरह से एक गणितज्ञ को एक सवाल देने से उसमें वह मशगूल हो जाता है। तो भारत के हर बच्चा सो अगर वह गणित पढ़ता है तो गणितज्ञ है, या एक साहित्य पढ़ता है तो साहित्यकार है, अगर वह विज्ञान पढ़ता है तो वैज्ञानिक है। उसको तुम सवाल दे देते हो छोटा छोटा, उसको लॉलीपॉप दे देते हो, उसी में लग जाता है और तुम भारत का शोषण करता रहता है। भारत की बच्चा जो है सो दुधमुही तरह से है, वह एक फूल से भी उसको तुम ये कर सकते हो, फुसला सकते हो, एक खिलौना से फुसला सकते हो। जिस तरह से सो दुधमुही बच्चे एक खिलौना पर सो फुसला जाता है, उसमें मशगूल हो जाता है, उस तरह से भारत के बच्चे को थोड़ा भी सुविधा देते हो तो वह उसमें सो मशगूल हो जाता है और क्या करता है तो उसको चूसने लगता है। लेकिन होता भूडोल बमंडर उठते, जनता जब कोपाकुल की भ्रिकुटी चढ़ाती, दो राह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। कहता है अंग्रेज, अब जो इतना दिनों तक शांत रहा, राख की तरह तुमको दिखाई दिया, उसमें सुगबुगाहट आ गई है, वह जान चुका है, वह अपना प्रशासन करने के लिए सक्षम है। और सुन लो, जब वह भारत की जनता जगती है तो उसके सामने में कोई टिक नहीं सकता है। अब समझो, जो उसके कोप के सामने सो जब कोप उठता है, जब उसे गुस्सा होती है तो लगता है जो बवंडर हो रहा है, और गुस्सा जब उनको आती है तो उसका भ्रिकुटी तन जाती है और भ्रिकुटी तन गया है। अब वह अपना रथ पर सवार होकर के भारत के सिंहासन पर पदासीन होने के लिए कसम खा चुका है, आ रहा है। अब जरा उसके रथ का घर घर सुनो, उसकी आवाज़ सुनो और सिंहासन को खाली करके क्या करो तो यहाँ से भाग जाओ। अब सुनो,
फिर कहते हैं हुंकारों से महलों की नींव उजड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता को रोके राह समय में तो कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। अब देखिए कहता है उसका जो हुंकार होता है वह हुंकार में इतनी दम होती है, उसमें इतनी एकता होती है, जो जब तक लोग सांस लेगा तब तक किसी को उसके सांस में इतनी शक्ति होती है, उस हवा में इतनी शक्ति होती है जो महल भी उड़ सकता है, और किसी के माथे पर अगर ताज है तो वह भी उड़ सकता है। तो भारत की जनता जग चुकी है और जनता अपना राह अख्तियार कर लिया है स्वतंत्रता संग्राम का, और अपने देश की शासन पर पदासीन होने के लिए, इसलिए कोई समय उसको रोक नहीं सकता है, और वह समय के बस में नहीं रहता है, समय उसके बस में हो जाता है। समझो उनके आवाज़ को, उसके अंतरात्मा को, और तुम सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि भारत की जनता जग चुकी है। अब उसे तुम जो रोकोगे वह तुमको रुक नहीं सकती है। अब देखिए फिर कह रहा है जो बीता, हाँ फिर कह रहा है शब्दों शताब्दियों सहस्त्रार शब्द अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह नहीं जनता का स्वप्न अजय चिरते तिमिर उजड़ते हैं। इस तरह से फिर वह कह रहा है उनमें ऐसी शक्ति है जो वह जब स्वप्न देख लेता है विजय का, तो उसके विजय पथ को कोई रोक नहीं सकता है, और वह नहीं इसका गवाह, सबसे बड़ा गवाह ये आकाश है, जो उसके सामने कोई रुक नहीं सकता है। उसके गर्जना से आकाश फट सकती है। भारत में फिर कह रहा है सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि कोटि सिंहासन तैयार करो। कहता है अब एक सिंहासन तैयार नहीं होगा, अब 33 करोड़ सिंहासन तैयार होगा। पहले तो तुम अंग्रेज एक आकर के सिंहासन पर पदासीन हो जाते थे, लेकिन अब जो है सो 33 करोड़ सिंहासन पैदा करना होगा, और उस पर तुमको सवार कराना होगा भारत की जनता का। भारत का एक एक जनता सो सिंहासन पर बैठेगा। उसका कहने का मतलब उसका जनप्रतिनिधि ही क्यों ना बैठे, प्रजातंत्र होगी, और प्रजातंत्र वैसी सरकार होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक हिस्सा होगा। इसलिए कम से कम तुमको यह समझ लो, जो अब एक सम्राट नहीं 33 करोड़ जनता है, तो 33 करोड़ जनता यहाँ का सम्राट होगा। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट। कहता है राज्यारोहण जो होगा सो एक आदमी का नहीं होगा, तुम्हारे अंग्रेज शासक का नहीं होगा, यहाँ के 33 करोड़ जनता का भी होगा। चाहे वो गरीब हो, दरिद्र हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वह जातिवाद क्षेत्रवाद की भावना नहीं रहेगी। सब के माथे पर ये तुमको ताज सज सकता है। अब कहता आरती लिए तू जिसे ढूंढता मूर्ख, मंदिरों राजा प्रसादों के तहखानों में। कहता है तुम आरती लेकर के घूमता रहता है, जो हम ईश्वर को ये करेंगे, ये क्या नाम है, चढ़ाएंगे, ये मन्नत मांगेंगे उनसे मंदिर में, और राजा के बड़े बड़े महल में जाते हो। लेकिन भारत का जो देवता है ना, वह भारत का देवता, तुम तो मंदिर में देवता को खोजते हो, लेकिन भारत का जो देवता है भारत का संतान है, और वह कहाँ मिलता है, सड़क पर मिलता है। दिन रात मेहनत कर रहा है खेतों में, और क्या पत्थर तोड़ रहा है, वो सब मजदूरी करता है अपना देश के निर्माण करने के लिए। तुम देवता को खोजते हो कहाँ, मंदिर में और राजा के महल में। लेकिन भारत का वास्तविक देवता जो है वह सड़क पर है, वह दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात वह खेत में मेहनत कर रहा है, और पत्थर तोड़ तोड़ करके खेती कर करके। अब देखिए फिर कहता है देवता खेतों के खलिहानों में, और वह मेहनत करके जो अनाज का उत्पादन करता है वह सो आपको खेत से लाता है खलिहान तक। अब कहता है तो इस तरह से देख लो, जो रोड पर मिलेगा या खेत में मिलेगा यहाँ का देवता। यहाँ का देवता कौन है, यहाँ के कृषक है, यहाँ के नागरिक है। फावड़े और हल राज दंड बनने को दुसरता सोने की श्रृंगार सजाती है, और तुम जो है इसका कर्म भूमि का सो अस्त्र क्या है, फावड़ा है, हल जोतने वाला है, अपना मेहनत करने वाला है। उसको समय नहीं है अपने मेहनत से जो तुमको वह अलग करता, लेकिन अब उसमें आ गया है सो सजगता, वह अब तुमको हटा रहा है, क्योंकि तुमने इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया है।
अब तुम मिट्टी था, तुम एक शासक था तो मिट्टी था, लेकिन वह जो है सो सोना का जो देश था उसको तुमने लूटा है। अब वह तैयार हो गया है अपना सो शासन स्वयं करने के लिए, इसलिए उनके लिए तुम सो गद्दी को खाली कर दो। दो राह समय की रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इस तरह से अंग्रेज तुमने बहुत बड़ा अन्यायी हो और तुम में हमेशा शोषण की नीति रही है, इसलिए तुम अगर भारतीय हो तो भागते रहो, अब भारतीय बनकर नहीं रहो, यहाँ का शासन जो करते रहोगे सो नहीं। भारत में के बच्चा में दक्षता है, क्षमता है, तत्परता है, वह अपना शासन स्वयं कर सकता है, इसलिए सिंहासन खाली कर दो और शासन करने की बात को सो स्वीकार करो कि अब हम तुम्हारी चलने वाली नहीं है, वह भारत का जनता अपना शासन करेगा। अब देखिए ये कवि के दृष्टि में समय के रथ घर घर नाद क्या है, तो भारत की जनता जागरूक हो चुकी है और अपना शासन करने के लिए स्वयं सक्षम है। और अब स्वाधीनता की लड़ाई चल रही है और अंग्रेज जो है, जो यहाँ का शोषण करता रहा है, वो उसका अब चलने वाली नहीं है और उनको देश का सिंहासन को खाली करना पड़ेगा और जनता सो अपना शासन स्वयं करेंगे, इस बात को कहा है। दूसरा कह रहा है, ये कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय जनता का वर्णन करता है एक निरीह व्यक्ति के रूप में, और वह सिर्फ हमेशा सो मेहनत करने वाला है, वह कभी भी सो अपने कर्म से हटने वाला नहीं है, और वह मेहनत में विश्वास करता है, वह तत्परता में विश्वास करता है। चाहे किसी भी प्रकार का बात क्यों न रहे तो वह आपको सो मेहनत करके सो अपना श्रम के फल पर अवलंबित रहने वाला है। तो अब फिर यह वह जो है सो अब अपना धरातलीय स्थिति जो है तुम सो समाप्त कर दो और भारत से तुम भागकर चले जाओ। अब फिर कह रहा है कभी जनता के स्वप्न को किस तरह चित्र खींचता है। यहाँ मैंने इस तरह इसका चित्र किस तरह है सो सुनो। राजतंत्र समाप्त होगा, जनतंत्र कायम होगा, राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी, राजा एक नहीं 33 करोड़ होगा और उसमें किसान मजदूर राज सिंहासन के अधिकारी होंगे। और इस तरह से कवि ने जनतंत्र की नींव डालने, जनतंत्र का उदय होने का स्वप्न का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। कवि की दृष्टि में आज का देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे? वास्तव में कवि की दृष्टि में आज का देवता मंदिर और राज प्रसादों में नहीं बल्कि सड़कों पर पत्थर तोड़ते हुए और खेतों में काम करते हुए मिलेंगे। अच्छा, कविता का मूल भाव क्या है सुन लो। कविता का मूल भाव यही है कि अंग्रेज के विशाल साम्राज्य को खात्मा करके यहाँ जनतंत्र स्थापित करना में, इसमें कभी जनता के निहित शक्ति का उजागर करते हुए राजतंत्र की महत्ता स्थापित करने पर बल दिया है और राजतंत्र को सो जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सो जनता के ताकत का एहसास कराया है और राज सिंहासन का वास्तविक अधिकारी प्रजा है, ऐसा चित्र इन्होंने खींचा है। फिर कह रहा कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है, तो इस बात को सुन लो। ये कहते हैं जो कविता के आरंभ में ही कवि भारतीय जनता के सरल और विनीत छवि का वर्णन क्या है। कवि ने कहा है कि जनता सहनशील है, वह जाड़ा गर्मी हमेशा सहती रहती है, दुख सुख में एक समान रहती है, मिट्टी की मूर्त की तरह वह अबोध है, एक खिलौना में वह मशगूल रहता है, छोटा सा काम अगर तुम दे देते हो, उसको सुविधा दे देते हो, उसी में वह मशगूल रह जाता है। राज लिप्सा से हमेशा परे रहे हैं, अपनी शक्ति का एहसास उनको नहीं है, लेकिन इस भोली भाली जनता जो भारत का तकदीर है उसके साथ तुम जो अन्याय किया है वह जो है सो तुमने वह चलने वाली नहीं है। अब वह जागरूक हो चुका है, अब वह उसको छोड़ने वाला नहीं है। अब फिर कह रहा है सो जनता के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुंही बच्ची की तरह है और क्यों?
कभी यहाँ क्या कह करके प्रतिवाद किया है, सुन लो। तत्कालीन अंग्रेज सरकार जो थी सो भारत के जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन दे करके कुछ राज सुख की बात दिखा करके उसको ठगता रहा है। वह समझती है कि जो जनता जो है सो फूल या दूधमुंही बच्ची की तरह है, जिस तरह से इच्छा है उस तरह से शासन करो। लेकिन बात अब यह नहीं रहा है। वह उसकी आंधी तूफान बवंडर के वातावरण में अंग्रेज साम्राज्य का रहना मुश्किल हो गया है और वह शक्ति का एहसास कराते हुए भारत में राजतंत्र की स्थापना के लिए जो बात उनकी इच्छा रही है वह अब रहेगी नहीं। यहाँ प्रजातंत्र की स्थापित होगी। जनता अपने बीच सो जनता मिलकर के देश का शासन करेंगे और उनकी सरकार होगी। अब कहता है विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि ने सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों, सुन लो। भारत में जनतंत्र या गणतंत्र की स्थापना होना विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि तत्कालीन परतंत्र भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। इस समय की शासन पद्धति से सारे उब चुके हैं। भारतीय जनता देश की बागडोर की बात करते हैं। 33 करोड़ जनता राजा बनेगी और विराट जनतंत्र की स्थापना होगी और राज सिंहासन पर सबका अधिकार होगा। अब एक व्यक्ति सिर्फ यहाँ के सम्राट नहीं होगा, जो अंग्रेज के राजा जो सम्राट होते थे सो नहीं होगा। अब व्याख्या वाली लाइन है, सदियों से ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी मिट्टी सोने की ताज से इठलाती है। प्रस्तुत पद के लेखक रामधारी सिंह दिनकर भारत माता से इस दोहे को उद्धृत किया है और प्रस्तुत दोहा में कवि ने कहा है कि भारत देश एक स्वर्णिम देश है, यह सोने की सदैव चिड़िया रही है और तुच्छ लोगों ने इस पर शासन किया है और उनकी शासन रही है, लेकिन भारत को उन्होंने चूसा है और मिट्टी स्वरूप शासक सोने का ताज पहन करके हमेशा इठला रहा है। अब वह जो उठलेगा सो बंद हो जाएगा, क्योंकि राज सिंहासन का वास्तविक अधिकारी सो भारत के जनता होंगे, उसके हाथ में जनसत्ता आएगी और वह सरकार जो होगा सो भारतीयों के लिए होगा, सबके लिए होगा, सबके लिए कल्याणकारी और सुखदायी होगा। अब फिर अंत में जो है सो सुनो, कहता हुंकारों के महलों की नींव उखड़ जाती है। ये पूछेगा, सुन लो। और सांसों के बल पे ताज हवा में उड़ता है, जनता को रोकी राह समय में तो कहाँ, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ती है। फिर इसमें लिखना है जो यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित सो जनतंत्र के जन्म दोहा से उद्धृत है। इसमें कवि का कहना है कि जब प्रजा सोई हुई थी तब तुमने शासन किया, अब जनता जाग गई है, उसमें छिपी हुई शक्ति का उसे एहसास हो गया है। अब जनता के हुंकार अब लगने वाली है और जनता के हुंकार से बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है और उसके सांस में बड़े बड़े शासकों की ताज जो है सो उड़ जाता है और जनता जब अपने वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है तो उसके सामने उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसी भावना है। और जनता जिधर चाहेगी समय को उधर मोड़ सकती है। वैसे जनता में भयंकर क्रांति आ चुकी है। लोगों को अपने समय पर बस नहीं होता है, लेकिन भारत के जनता में उतनी ताकत है, उतनी शक्ति है, उतनी एकता है, उतनी अखंडता है कि वह समय को भी अपने बस में अपने पीछे कर सकता है। और भारत में अब परतंत्रता जो है कि बेड़ी समाप्त होगी और भारत स्वतंत्र होगा और भारत की जनता इसके अधिकारी होंगे। अब को हो तुमको हम यह, अब देखो तो